मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया खत्म होने के बाद मैं गद्दार बन जाऊंगा। हर दिन मैं दूसरे लोगों की परफेक्ट पत्नियों को देखता हूं, जो जमीन पर घुटने टेक कर मुझे मास्टर कहती हैं, और यहाँ तक कि नौकरानियों के लिए नियमों का एक सेट भी विकसित किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में भारी बर्फबारी की वजह से दुनिया का टेम्परेचर तेजी से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक बर्फ के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जख्मों से ढक जाएगा और जहर से मर जाएगा। जबकि मैं घर पर हॉट पॉट और मटन का मजा ले रहा था, और खूबसूरत शादीशुदा औरतें और नौकरानियां हर दिन मेरा लॉलीपॉप चाट रही थीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने विश्वास के हजारों रास्तों को जगा दिया था, जिससे मैं हर दिन जागने पर एक रिसोर्स चुन सकता था। पहले दिन मो ने एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाली भट्टी चुनी, जिसमें किसी चार्जिंग या तेल की ज़रूरत नहीं थी और जिसमें काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी थी। भारी बर्फबारी के तीसरे दिन लिंगडोंग, जिसमें मुश्किल से थोड़ी सी पावर बची थी, ने पाया कि रेजिडेंट्स ग्रुप के लोग पहले से ही अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में रिसोर्स एक्सचेंज के लिए कह रहे थे। ये एक समझदारी भरा फैसला था। हालांकि अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से एंट्री और एग्जिट बंद थे। जब तक हम बहुत पास नहीं जाते, सब ठीक था। हर बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट से जाया जा सकता था। पूरे दिन घर में बंद रहकर खाना पीना और आराम करना अच्छा आइडिया नहीं था। लिंगडोंग ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। उसने एक मोटी जैकेट पहना और बाहर चला गया। हालांकि उसे अब ठंड नहीं लग रहा था, फिर भी उसे नाटक करना पड़ा। अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज पहले से ही भरा हुआ था। लिंग डोंग ने जल्दी से अंदाज़ा लगाया कि पूरे कॉम्प्लेक्स की 14 बिल्डिंग और 2700 से ज़्यादा लोगों में से सिर्फ लगभग 600 लोग ही अंडरग्राउंड गैराज में आए थे। इसका मतलब था कि सिर्फ 5 दिनों में इतने सारे लोग मर गए थे। लेकिन सोचने पर यह उतना बुरा नहीं लगा। बर्फ आधी रात को गिरी थी और ज़्यादातर लोगों को इसका सामना नहीं करना पड़ा था। कई लोगों के पास शायद घर पर काफ़ी सामान था और उन्हें सामान बदलने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पूरा कॉम्प्लेक्स दुख और बेबसी के माहौल में डूबा हुआ था, लेकिन वे क्या कर सकते थे? जब तक आप जिंदा हैं, तब तक उम्मीद है। वे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए। कुछ लोगों ने अलाव जलाने के लिए फर्नीचर काट दिया, जिससे रोशनी और गर्मी दोनों मिली। बेशक कुछ चालाक लोगों ने अपनी कार के टैंक से फ्यूल निकालकर गर्म खाना बनाया। एक आदमी ने कहा, मेरे पास 30,000 mAh का पावर बैंक है। ये आधा भरा हुआ है। मैं इसे मिनरल वाटर की बोतल से बदलना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास एक स्लेज है। मैं इसे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड से बदलना चाहता हूँ। मेरे पास एक सॉसेज है। मैं इसे बुखार कम करने वाली दवा से बदलना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग ज्यादातर खाना और पानी के बदले बदल रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसे अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए दवा के बदले बदलना चाहते थे, क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था और कई लोगों को सर्दी लग गई थी। हालांकि ज्यादातर मिनरल वाटर की बोतलें जमी हुई थीं, लेकिन गर्मियों का कुछ होमवर्क जलाने से वे पिघल सकती थीं। लिंगडोंग चलते हुए रुका और उसने वांग शेंग और शैन वानियों को देखा। दोनों पकौड़ी की तरह लिपटे हुए थे। सिर्फ 2 कमजोर पीले चेहरे दिख रहे थे। उनके सामने सोने और चांदी के गहने पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि शैन वानियों जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ साथ लाई थी, लेकिन तबाही कई दिनों से चल रही थी और सब जानते थे कि सोना और चांदी अब बेकार हो गए हैं, इसलिए किसी ने उनकी परवाह नहीं की। शैन वानियों ने ऊपर देखा और लिंगडोंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसे उस दिन लिंगडोंग की कही बातें याद आ गईं। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे ढूंढना याद रखना। क्या लिंगडोंग को पहले से पता था कि भारी बर्फबारी होगी? लेकिन लिंगडोंग ने उसका सामना नहीं किया। उसे पहल करना पसंद नहीं था। घूमते हुए उसने गलती से एक और औरत को देखा, जिसकी सुंदरता शैन वानियों से भी ज्यादा थी। उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि वो पूरी तरह से ढकी हुई थी, उसके चेहरे के भाव बहुत खूबसूरत थे। उसकी चमकदार आंखें रत्न जैसी लग रही थीं और उसकी बाहें एकदम साफ थीं। चांगजिंग बहुत खूबसूरत थी। उसके होंठ थोड़े पीले थे, लेकिन उसकी पंखुड़ी जैसे होंठों का आकार चार्मिंग था। और तो और, मोटी डाउन जैकेट भी उसके एकदम परफेक्ट फिगर को और उभार रही थी। एक असली मर्सिडीज बेंज की बड़ी आंख, आसानी से 1.75 मीटर लंबी। अगर उसने हाई हील्स पहनी होती तो वो शायद लिंगडोंग के बराबर हाइट की होती। ऐसी चीज पड़ोस में कब से आ गई? लिंगडोंग ने सोचा।
उसके लुक को देखकर लग रहा था कि ये औरत 20 साल की होगी। वो अकेली थी, अपने पैरों पर सिमटी हुई थी, उसके सामने डिज़ाइनर बैग और कॉस्मेटिक्स रखे थे, बिल्कुल शेन वान यूए और उसके पति की तरह। किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। तुम कैश भी दिखा सकती हो, वैसे भी ये सब बेकार का कबाड़ है। उसे देखते हुए लिंगडोंग ने दूसरों की बातें भी चुपके से सुनी और कुछ काम की जानकारी इकट्ठा की। पहली बात तो उसके खून में जहर है। वायरस सिर्फ स्किन के कांटेक्ट से फैलता है और हवा से नहीं फैलता, जो अच्छी खबर है। नहीं तो वेंटिलेशन के लिए दरवाजे खोलने की हिम्मत कौन करेगा? अगर वो भूखे न भी मरे तो भी उनका दम घुट जाएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि कुछ लोग जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने हिम्मत वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं। कपड़ों के अंदर प्लास्टिक बैग जैसे वाटरप्रूफ मटेरियल से अपनी स्किन को ढककर और बर्फ से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करके वो हल्की बर्फ में चल सकते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि आस पड़ोस की सड़कों पर बर्फ अब 6 मीटर से ज़्यादा गहरी हो गई है, जिससे लोगों के लिए सामान इकट्ठा करना नामुमकिन हो गया है। बेशक बहुत से लोग घर पर मौजूद औजारों से गाड़ियों को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं ताकि देख सकें कि वो बाहर निकल सकते हैं या नहीं, लेकिन लिंगडोंग को लगता है कि ये बकवास है। इतनी बर्फ में खुदाई करने वाले भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों के पास कितने कम रिसोर्स हैं। तीसरी खबर जो लिंगडोंग को परेशान करती है वो है बर्फ पॉइजनिंग से मरी हुई लाशें। उनकी आंखों की पुतली पूरी तरह सफ़ेद हो गई है और हर शरीर बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हालत में जमा हुआ है, जो बहुत ही भयानक लग रहा है। क्या ये लाशें ज़ॉम्बी बन जाएंगी? लिंगडोंग अंदाज़ा लगाए बिना नहीं रह सका और जितना उसने इस बारे में सोचा उतना ही ऐसा लगता गया। एक बार मौसम नॉर्मल हो गया, ये लाशें पिघलने के बाद शायद जिंदा हो जाएं। लगता है भविष्य में अगर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिला जिससे मेरी ताकत बढ़े, तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लेना चाहिए। मैं जितना ज़्यादा ताकतवर होऊंगा, मेरे बचने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। हैंडसम, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेड या इंस्टेंट नूडल्स हैं? मैंने इन डिज़ाइनर बैग पर हज़ारों खर्च किए हैं। क्या मैं इन्हें कुछ खाने के लिए बदल सकती हूँ? लिंगजू ने देखा कि एक जवान आदमी सोच में डूबा हुआ धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है, तो वो पूछ ही नहीं पाई। लिंगडोंग अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपनी भौं थोड़ी ऊपर उठाई। इस औरत की आवाज़ साफ और सुरीली है, जिसमें थोड़ा सा आकर्षण है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी चीज़ें बेकार हैं, क्या तुम कुछ काम की चीज़ नहीं दे सकती? लिंगडोंग ने बेशर्मी से लिंगजू के सुंदर चेहरे को देखा। लिंगजू ने अपने होंठ कसकर काट लिए। वो जानती थी कि इस समय डिज़ाइनर बैग का कोई मतलब नहीं था। हर कोई पकौड़े की तरह लिपटा हुआ था, भूख से मर रहा था। किसी को जीतने के लिए बैग का इस्तेमाल करने की किसकी सोच थी? बस बात ये थी कि वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अकेले रहती थी, जिस पर भरोसा करने के लिए कोई आदमी नहीं था। इस बुरे समय में उसकी एकमात्र कीमती चीज़ उसका शरीर था, लेकिन वो खुद को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। हैंडसम, ये कैसा रहेगा? लिंगजू ने एक पल सोचा, फिर अपनी जेब से काला प्लास्टिक बैग निकाला। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका आईडी कार्ड जमीन पर गिर गया है। लिंगडोंग ने देखा कि उस औरत का नाम लिंगजू था। उसने प्लास्टिक बैग लिया और तुरंत डर गया। वो हर तरह की स्टॉकिंग्स से भरा था। थाई हाई, मिड काफ, बॉडी सूट, टैंक टॉप, फिशनेट स्टॉकिंग्स, तुम जो कहो। धक तिरी की, वो मुझे हैंडसम कहती है, लेकिन वो सच में मेरे साथ एक लूजर जैसा बर्ताव कर रही है। लिंगजू ने धीरे से कहा, हैंडसम, ये सब बिना धुले हुए हैं जो मैंने पहने थे। लिंगडोंग गुस्से में प्लास्टिक बैग वापस फेंक दिया और अपनी जेब से ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला। मैं 50301 में रहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मेरे घर आ जाना। हम सब बड़े हैं, तुम्हें मेरा मतलब समझना चाहिए। उसने उसे देखा, ब्रेड हटा दी और जाने के लिए मुड़ा। लिंगजू के पीले होंठों को काटने से लगभग खून बह रही थी। तबाही से पहले उसने इस लूजर को दूसरी नज़र भी नहीं डाली होगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तबाही के बाद ये लूजर सच में उससे साथ रहने के लिए कहेगा। हालांकि वो गुस्से में थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? दूसरी औरत ने खाना खा लिया था। लिंगडोंग 2 मिनट से भी कम समय तक टहलता रहा कि अचानक बिल्डिंग 7 के इमरजेंसी एग्जिट से 3 हट्टे-कट्टे आदमी बाहर निकले। लीडर ने गुस्से से चिल्लाया, तुम मेरा सामान क्यों चुरा रहे हो? मदद करो, डकैती हुई है। बूढ़ी औरत ने बेचैनी से लियांग मैंग का हाथ पकड़ लिया, अपना मिल्क पाउडर वापस पाने की कोशिश में, जो खाना पाने की उसकी एकमात्र उम्मीद थी। धत तेरी की, तो मौत को बुला रही है।
लियांग मैंग की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। उसने किचन का चाकू उठाया और जोर से वार किया। धम! खून बिखर गया और बुढ़िया का सिर चाकू से धंस गया। वो लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। मर्डर! कोई चिल्लाया। एक पल में सब लोग घबराकर तितर-बितर होने लगे। लिन डोंग ठंडे दिमाग से देख रहा था। धीरे धीरे भीड़ के साथ वू डोंग की ओर बढ़ रहा था। इतने दिनों के बाद आखिरकार व्यवस्था टूटने लगी थी। जिंदा रहने के सामने सारी दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आज का मर्डर अफरा तफरी की शुरुआत होगी। तुम वहां क्यों खड़े हो? पकड़ो इसे! ये लियांग मैंग का पहली बार किसी को मारना था, लेकिन एक गुंडे के तौर पर उसकी सोच अच्छी थी। वो अपने 2 गुर्गों पर चिल्लाया और सबसे पास वाले पर वार किया। मारकाट शुरू कर दी, इस बात की परवाह किए बिना कि उस आदमी के पास खाना है या नहीं, बस पहले उसे मार डाला। अपने लीडर के जोश से उत्साहित दोनों गुर्गों ने भी मारकाट शुरू कर दी। जब लियांग मैंग हत्या कर रहा था, लिनजू जल्दी से घर भागी। उसे जमीन से अपना डिजाइनर हैंडबैग और आईडी कार्ड लेने का भी टाइम नहीं मिला। वांग शेंग शैन वान्यों को खींच रहा था, लेकिन सब भाग रहे थे और लाड प्यार से पाला गया कपल जल्दी से गिर गया। पति, पति! शैन वान्यू डर गई थी। उसके पैर कमजोर थे और वो उठ नहीं पा रही थी। पत्नी, उठो! वांग शैंग ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भूखी भी थी और उसे हिला नहीं पा रही थी। लियांग मैंग को चाकू लेकर उनकी ओर बढ़ते देख वांग शेंग ने दांत पीसते हुए कहा, पत्नी, मेरा इंतजार करो, मैं मदद ढूंढने जाता हूं। फिर उसने उसे छोड़ दिया और बिना पीछे देखे भाग गया। पति, पति, मुझे बचाओ! शेन वान्युए हैरान रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसका नया शादीशुदा पति उसे छोड़ देगा। गुंडों को अपनी ओर आते देख वो फूट फूट कर रोने लगी। लिन डोंग ये देखकर तुरंत दौड़ा और उसे उठाने में मदद की। ये उसका शिकार था, वो ऐसे नहीं मर सकती थी। मेरे साथ आओ। मजबूत ताकतवर हाथों को महसूस करके शेन वान्युए को एहसास हुआ कि लिन डोंग ने ही उसे बचाया था और वो बहुत दुखी हुई। लियांग मिंग बिना सोचे समझे मार रहा था। वो आसपास किसी पर भी हमला कर देता। जब अंडरग्राउंड पार्किंग गराज में सब भाग गए, तभी तीनों भाई रुके। जमीन पर पड़ी 7-8 लाशों और कटे हुए हाथ या पैर को पकड़े किसी के दर्द भरी चीखों को देखकर लियांग मिंग, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, दहाड़ा और उन्हें एक एक करके मार डाला। भाई, तुम पागल हो क्या? ये ट्रिक सच में काम करती है। 2 गुर्गों ने जल्दी से अंडरग्राउंड पार्किंग गराज की तलाशी ली और काफी खाना इकट्ठा कर लिया। उनका प्लान आसान था, नीचे जाओ, लोगों को मारो और चोरी करो। बाकी लोग भागने से बहुत डरेंगे और स्टॉल का सामान उनके लिए छोड़ दिया जाएगा। लियांग मिंग ने अंदाजा लगाया कि इस बार उन्होंने जो खाना चुराया है वो उन तीनों के 2 दिन तक खाने के लिए काफी है, लेकिन बाद में उनसे चुराना मुश्किल होगा। ये लोग पक्का अपने कमरों से बाहर निकलने से बहुत डरेंगे और खाना पाने का एकमात्र तरीका दरवाजे तोड़ना होगा। पहले वापस चलते हैं। इसी समय एक और आदमी अचानक एक आईडी कार्ड लेकर दौड़ा। उसका चेहरा सेल्स पिच से भरा हुआ था। बॉस, मुझे कुछ अच्छा मिला है। लियांग मिंग ने उसे लिया और उसकी आंखें चमक उठी। कितनी खूबसूरत औरत है। ये एक आईडी फोटो थी। सभी औरतें जो बाहर जाने के लिए ब्यूटी फिल्टर और मेकअप पर निर्भर करती हैं, आईडी फोटो के सामने अपना असली रंग दिखा देंगी। लेकिन आईडी कार्ड पर लिंग जू नाम की औरत का चेहरा अंडाकार था और उसकी आंखें चमकदार और मनमोहक थीं। वो बिना किसी शक के बहुत खूबसूरत थी। बस एक ही कमी थी कि उसके आईडी कार्ड पर लिखा पता जिया युवान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का नहीं था। वो शायद किराएदार थी। ये साफ नहीं था कि वो किस बिल्डिंग और अपार्टमेंट में रहती थी। छोटे भाई ज़ैंगपिंग, जिसे आईडी कार्ड मिला, ने आंख मारी और हंसा। बॉस, मैं कई दिनों से किसी औरत के साथ नहीं रहा। ये तो मेरे टेस्ट बड्स की खूबी है। लियांग मिंग हंसा। जल्दी नहीं, पहले खाना वापस लाते हैं, फिर दरवाजे तोड़ने के लिए कोई औजार बनाते हैं। हम एक एक करके घर जाएंगे, आखिरकार उससे मिल ही जाएंगे। वैसे भी इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी औरतें हैं, हम तीनों अच्छा समय बिता सकते हैं। वे तीनों मुस्कुराते हुए घर चले गए। शैन वानियू को ले जाने के बाद लिन डोंग ने सिक्योरिटी एग्जिट का दरवाज़ा बंद कर दिया और बिल्डिंग 5 की तीसरी मंजिल पर लौट आया। जब उसने अपना सामने का दरवाज़ा देखा, तभी शैन वानियू में खड़े होने की हिम्मत आई। वो तुरंत लिन डोंग से छूटी और गुस्से में दरवाज़ा पीटने लगी। वांग शेंग, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। तुम डरपोक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर घर भागने की? मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बहुत तेज़ और बेचैन करने वाली थी।
लिनडोंग ने दरवाज़ा खोलते हुए हंसते हुए हाथ क्रॉस करके दरवाजे से टिककर तमाशा देखा। वांग शेंग अंदर कांप रहा था। उसने अपनी पत्नी की आवाज़ सुनी और सावधानी से पीप होल से झांका। सिर्फ लिनडोंग और उसकी पत्नी को देखकर उसने आखिरकार हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। शियाओ यू, जल्दी अंदर आओ, नहीं तो वे लोग फिर से दौड़कर आ जाएंगे। वांग शेंग ने ऐसे दिखाया जैसे वो अभी अभी अपनी पत्नी को छोड़कर भागा नहीं हो। उसने जल्दी से उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन शैन वान्यू ने मना कर दिया, अपने पति का हाथ झटक दिया और उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, वांग शेंग, तुम आदमी भी हो? शादी से पहले तुमने मुझसे क्या कस्में खाई थीं? जब खतरा आया तो तुम मुझे छोड़कर भाग गए। मैं तुमसे शादी करने के लिए अंधी थी। बोलते बोलते वो रोने लगी। लिनडोंग को ये सब देखते देख वांग शेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा है शियाओ, मैं डर गया था। मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए औजार ढूंढने वापस भागा। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा जियायू। तो फिर तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? शेन वान्युए का सवाल आखिरी झटका था, जिससे वांग शेंग चुप हो गया। शेन वान्युए रोते हुए कहती रहीं, घर पर जो कुछ भी मिला हमने खा लिया। मेरा सोने का ब्रेसलेट भी चला गया। मैं क्या करूं? मैं अभी जवान हूं। मैं तुम्हारे साथ भूखा नहीं मरना चाहती। शेन वान्युए पूरी तरह से बेबस थी। वांग शेंग भी उतना ही बेबस था। उसे माफ करना कि वो खुद को एक अमीर आदमी समझता था, एक हाई एंड प्रोफेशनल जो साल में लाखों कमाता था। वो इस हालत में पूरी तरह से बेबस था। अचानक वांग शेंग की नज़र लिनडोंग पर पड़ी, जो अपनी हंसी दबा रहा था और ड्रामा देख रहा था। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रंग गुलाबी था। वो बिल्कुल भी भूखा नहीं लग रहा था। लिनडोंग, क्या तुम्हारे घर पर कुछ खाना है? वांग शेंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, और लिनडोंग ने सच में मान लिया कि उसके पास है और बहुत सारा था। शेंग वान्युए भी रोना बंद कर दी। उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया लिनडोंग, क्या तुम हमारे साथ कुछ खा सकते हो? लिनडोंग खिलखिलाकर मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। फिर उसने आराम से अपनी जेब से कोक का कैन निकाला, उसे खोला, एक घूंट लिया और खुश होकर कहा, ओह, सर्दियों में बर्फ की तरह ठंडी कोक पीना सच में बहुत अच्छा लगता है। वांग शेंग और उसकी पत्नी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उनके पहले से सूखे मुंह में पानी आ रहा था। ये चीज़ सच में ऐसी है जिसे आप पहले नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन एक बार नज़रअंदाज करने के बाद आप इसके पास भी नहीं रह सकते। इससे ये भी पता चलता है कि लिनडोंग के परिवार के पास बहुत सारा सामान है, नहीं तो कौन दिखाने के लिए कोक निकालेगा? लिनडोंग, देखो, हम पड़ोसी हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक करीबी पड़ोसी दूर के रिश्तेदार से भी बुरा है। जब तक तुम हमारे साथ कुछ शेयर करने को तैयार हो, अरे एक बार मुसीबत खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूं। 6,000 महीने, मैं 8,000 महीने कमाऊंगा। लिनडोंग हंसा। बेवकूफ, इस आदमी को अभी भी असलियत समझ नहीं आई है। अपनी कोक को एक घूंट के बाद ही जमते देखकर लिनडोंग ने बेबस होकर उसे वापस अपने कमरे में फेंक दिया। अपनी जेब से एक और कैन निकाला और पीना जारी रखा। वांग शेंग और उसकी पत्नी की आंखें लगभग हरी चमक रही थीं। उन्हें और भी यकीन हो गया था कि लिनडोंग के पास बहुत सारा सामान है। शेन वान्यू ने अपने होंठ साटे। लिनडोंग, ये कैसा रहेगा? हम पैसे देने को तैयार हैं। एक बोतल पानी, मुट्ठी भर चीज़ें, कुछ भी खाने लायक, हम 10 गुना ज़्यादा कीमत देंगे, ठीक है? लिनडोंग हंसता रहा। तुम भी बेवकूफ़ हो। वांग शेंग और उसकी पत्नी गुस्से में थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे साथ कुछ बांटने के बदले में तुम क्या चाहते हो? वांग शेंग ने बेबस होकर पूछा। लिनडोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और शेन वान्यू को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा क्यों? उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरा घर बहुत गंदा है और मुझे साफ सफाई में मदद के लिए एक औरत चाहिए। मैं तुम्हें मेरी मेड के तौर पर रख सकता हूं, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मेरे घर आएगी, खास तौर पर मेरी रोज़ की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जहां तक तुम्हारी सैलरी की बात है, मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना दूंगा और तुम्हें हर दिन अपने साथ एक ब्रेड का टुकड़ा और मिनरल वाटर की एक बोतल लाने की इजाज़त है। कैसा रहेगा? शेन वान्यू तुरंत शर्मा गई और गुस्से में गाली देते हुए बोली, लिनडोंग, तुमने हद कर दी। मैं तुम्हारा घर क्यों साफ करूं? तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। हम सब बड़े हैं, वो छोटी मोटी बातें तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो लिनडोंग एक आदमी और एक औरत के साथ एक कमरे में अकेला होता तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाता। उसके दिन के 3 बार के खाने शायद 2 अलग अलग चीज़ें बन जाते।
वांग शेंग गुस्से में था, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा शांत रखा और कोई हरकत नहीं की। गुस्से में कहा, लिंडोंग, ये पक्का नहीं चलेगा। ये कैसा रहेगा? तुम्हारी भाभी और मैं घर साफ करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम पक्का करेंगे कि ये साफ सुथरा रहे। लेकिन लिंडोंग लालची था। मेरे घर में मर्दों का स्वागत नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो तो भूल जाओ। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बहरहाल मेरे पास खाने पीने का सामान है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। मेरे पास खेलने कूदने के लिए बहुत समय है। वांग शेंग और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। फिर शेन वानियो फिर से भड़क गई। वांग शेंग, तुमने मुझे छोड़ दिया और एग्जाम भी छोड़ दिया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने गुस्से में कहा और घर की तरफ भागी। वांग शेंग बस जल्दी से अपनी पत्नी को दिलासा दे सका। उस शाम लिंडोंग उठा और हॉटपॉट बनाने का फैसला किया, जिसमें बीफ ट्राइप और मटन से लेकर श्रिम्प पेस्ट और बीफ अयोर्टा तक सब कुछ बनाया गया था। इस बीच अपार्टमेंट 302 के अंदर वांग शेंग और शेन वानियो फिर से बहस के बाद चुप हो गए। आखिर बहस करना थका देने वाला था और घर में खाने पीने की हर चीज अब साफ हो चुकी थी। आगे बहस करना बेकार होगा। अचानक शेन वानियो ने हल्की सी सूंघी। अजीब है, मुझे हॉटपॉट की महक आ रही है। क्या ये कोई वहम है? वांग शेंग ने सूंघी। उसका दिल घबराहट से जोर जोर से धड़क रहा था। सच में हॉटपॉट जैसी महक आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे पहले से ही भूखे थे और महक ने उन्हें और भी भूखा कर दिया। वांग शेंग ने चुपचाप दरवाजा खोला और कंफर्म किया कि महक लिंडोंग के घर से आ रही है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, पत्नी, तुम लिंडोंग के लिए काम क्यों नहीं करती? शेन वानियो हैरानी से अपने पति को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वांग शेंग, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? उस दिन उसके पति ने दिन में उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया और उस रात उसने सच में उससे लिंडोंग के लिए काम करने को कहा, जिसका मतलब था लिंडोंग के टैक्स देना। उस पर एक अजीब सी निराशा और ठंडापन छा गया, जिससे वो गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। वांग शेंग जानता था कि अपनी पत्नी से लिंडोंग के लिए काम करवाने का क्या मतलब है, लेकिन वो बहुत भूखा था। अपनी 20 साल की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी, इतनी कि उसका बहस करने का कोई मन नहीं कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि उस दिन वो सामान के लिए बार्टरिंग पर निर्भर रहेगा, लेकिन अब वो उम्मीद पूरी तरह टूट गई थी। उसके जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद अपनी पत्नी के काम पर निर्भर रहना था। अपने लिए रोटी का एक टुकड़ा कमाओ, जियाओ युए को परेशान मत करो, बस घर साफ करने में उसकी मदद करो। अगर लिंडोंग डान तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे तो मदद के लिए चिल्लाना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगा और तुम्हें बचाने के लिए दौड़ कर आऊंगा। शेन वानियो में हंगामा करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसके दिल की ठंडक उसके शरीर की ठंडक से भी ज्यादा थी। यही तो था जब खामोश दुख उसके विचारों पर भारी पड़ रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर उसके पति की समाज में अच्छी पहचान थी। वो नरम और विनम्र था और उसका बहुत ख्याल रखता था। रिश्तेदारों और दोस्तों की नज़र में वो एक आदर्श पति था। लेकिन जब मुसीबत आई तो उसे आखिरकार वांग शेंग का असली रंग दिख गया। डरपोक और बेरहम, वो अपनी पत्नी को भी एक निवाले के लिए देने को तैयार था, और फिर भी उसे दिखावे का मुखौटा पहनना पड़ा। अपनी पत्नी को ऐसा देखकर वांग शेंग ने जल्दी से समझाया, शाओ युए, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। भाग्यशाली उपज का वो सिद्धांत याद है जो मैंने बताया था? हम भाग्यशाली हैं, थोड़ा सा देने पर हमारे पास कुछ होगा, इसलिए तुम अपनी पत्नी को भी छोड़ सकते हो। शेन वानियो ने एक बार फिर अपना एहसान दिखाया। ये भाग्यशाली उपज का सिद्धांत फिर से? क्या ये वांग शेंग का डरपोक बहाना नहीं है? अगर उसमें काबिलियत होती तो वो आसानी से जा सकता था। लिंगडोंग को लूटकर तुम और तुम्हारी पत्नी ऐसे भूखे कैसे रह सकते हो? नहीं, तुम सुनोगे क्यों नहीं? मेरा मतलब है। वांग शेंग ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शेन वानियो पहले ही उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें ठंडी सी उस पर टिकी थीं। ठीक है, मैं लिंगडोंग का साथ दूंगी, उसने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ी। वांग शेंग ने अपनी पत्नी को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। शेन वानियो को एहसास हुआ कि उसका पति उसे बिल्कुल नहीं रोक रहा है, इसलिए उसने पूरी तरह हार मान ली। खट खट खट। लिंगडोंग अपने बाएं हाथ से मीट खा रहा था और दाहिने हाथ से ठंडी बियर का मजा ले रहा था, तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। लिंगडोंग, मैं तुम्हारी नौकरानी। शेन वानियो सीधे मुद्दे पर आ गई। हॉटपॉट की तेज खुशबू उसकी तरफ आई और उसकी पहले बुझी हुई आत्मा धीरे धीरे फिर से जाग उठी। शायद लिंगडोंग के पीछे जाना एक अच्छा फैसला था।
कम से कम वो बच तो सकता था। लेकिन ये अजीब था, लिंगडोंग ने इतने हल्के कपड़े क्यों पहने थे? क्या उसे ठंड नहीं लग रही थी? लिंगडोंग ने शेन वानयुए की तरफ देखा, फिर वांग शेंग की तरफ, जो अपने पीछे उलझन में लग रहा था, और उसे एक ब्रेड का टुकड़ा और पानी की एक बोतल दी। थैंक यू, थैंक यू, वांग शेंग ने खुशी से कहा। पैकेट फाड़कर बिना सोचे समझे उसे खा लिया। अंदर आइए भाभी। लिंगडोंग एक तरफ हट गया। शेन वान्युए ने लिविंग रूम में भाप से भरे हॉट पॉट को देखा। खुद को और रोक नहीं पाई, गुओ अंदर चला गया। शाओयुए, चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस फोन कर देना। ठीक है। दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही वो अंदर आई, शेन वान्युए चौंक गई। बहुत गर्मी थी। गर्म रहने के लिए उसने कम से कम 7 या 8 परतें पहनी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखी, उसे लगा जैसे वो आर्कटिक से लाल सागर में आ गई हो। उसका घर इतना गर्म क्यों था? बिजली नहीं थी? ओह, अगर आपको गर्मी लग रही है तो बस कुछ उतार दीजिए, लिंगडोंग ने लापरवाही से कहा और अपना गर्म बर्तन खाना जारी रखने के लिए मेज पर वापस बैठ गया। शेन वान्युए ने अपने होंठ पीछे अपने मोटे कपड़े उतारते हुए कहा, लिंगडोंग, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या मैं पहले कुछ खा सकती हूँ? डोंग ने अपना सिर उठाया, फिर अचानक व्यंग्य किया, अपनी जगह भूल गई, मुझे मास्टर कहो। शेन वान्युए फटने ही वाली थी, लेकिन भूख का एक तेज दर्द उसके पेट में चुभ गया। ये सोचकर कि कैसे उसके पति ने रोटी ले ली थी और उसके साथ एक निवाला भी नहीं खाया था, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो सामाजिक अभिजात वर्ग की सदस्य थी, जो एक नीच बदमाश को मास्टर कहेगी। लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसका पेट उसे धोखा दे रहा था। वो बार बार पुकार रही थी, मालिक, मालिक। लिंगडोंग ने सिर हिलाला, लिखा हुआ A4 पेपर निकाला और उसे फेंक दिया। ये नौकरानी के कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे ध्यान से फॉलो करना याद रखना। शेन वान्युए ने कन्फ्यूजन में उसे उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। नौकरानी के नियम: 1. मालिक के घर में खड़े नहीं होना, सभी काम घुटनों के बल बैठकर करने होंगे, इस नियम को तोड़ने पर दिन भर खाना नहीं मिलेगा। 2. मालिक के लौटने पर नौकरानियों को ठीक से बैठना होगा, इस नियम को तोड़ने पर दिन भर खाना नहीं मिलेगा। 3. जब सिर्फ मालिक मौजूद हों तो नौकरानियों को एक खास नौकरानी वाली ड्रेस पहननी होगी, इस नियम को तोड़ने पर दिन भर खाना नहीं मिलेगा। 4. मालिक के शब्द पूरी तरह से अधिकार हैं, किसी तरह की बेइज्जती का नतीजा होगा। ये बिल्कुल भी नौकरानी के नियम नहीं है, ये किसी शॉर्ट फिल्म के नौकरानी के नियम जैसा है। शेन वान्युए ने उसी समय अपनी 4 उंगलियां फाड़ दी और गुस्से में अपने कपड़े वापस पहन लिए। ये बहुत ज्यादा है, तुम मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते, मैं वापस जा रही हूँ। वो मुड़ी और चली गई। लिंगडोंग ने ठंडेपन से देखा, अपनी गोल्डन सैंड क्रिस्टल गन निकाली और उसकी पीठ पर तान दी। नौकरानी बात नहीं मानती, उसे रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शेन वान्युए दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी, उसका हाथ जम गया। क्योंकि वो भट्टी के लगातार टेम्परेचर रेंज से बाहर थी, इसलिए कड़ाके की ठंड वापस आ गई। उसने धीरे धीरे -40 डिग्री सेल्सियस को अपना लिया था, लेकिन अभी अभी गर्मी महसूस हुई थी। ठंड की वापसी ने उसमें विरोध भर दिया, एक ऐसा विरोध जो लिंगडोंग के विरोध से भी ज्यादा मजबूत था। नौकरों का राज, जैसा कि ऑनलाइन कहावत है, अगर मैंने कभी रोशनी न देखी होती तो मैं अंधेरा सह सकती थी। लिंगडोंग ने शांति से शेन वान्युए को देखा, जो एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में हॉटपॉट खाते हुए दरवाजे पर हिचकिचाते हुए खड़ी इंतजार कर रही थी। 5 मिनट बाद शेन वान्युए ने हार मान ली। वो उस ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। वो उस कायर और पाखंडी पति का सामना नहीं करना चाहती थी। वो अब और भूखी नहीं रहना चाहती थी। शेन वान्युए ने आखिरकार खुद को मना लिया। उसका गर्व से भारी सिर झुक गया। मास्टर, मैं गलत थी। इस समय उसने अपना सारा अभिमान त्याग दिया और खुशी से 301 में रहने लगी, सिर्फ जीवित रहने के लिए, एक कुत्ते के रूप में भी। खैर, जब आप रह ही रहे हैं तो नियमों का पालन करें। ये आपकी पहली गलती है, इसलिए इस बार मैं आपको माफ कर देता हूं। लिंगडोंग मुस्कुराया, अपनी बंदूक रख दी और उसे कपड़ों का एक सेट दिया। ये सिस्टम द्वारा बनाए गए कामुक अंडरवियर से बने थे, जो पुष्ट और सुंदर दोनों थे। आंसू फर्श पर टपक रहे थे। शेन वान्युए केवल अपनी किस्मत को स्वीकार कर सकती थी। अपनी रोटी खत्म करने के बाद वांग शेंग किसी भी आवाज को सुनने के लिए लिंगडोंग के दरवाजे के बाहर लेट उसे कुछ देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया, और अंदर से आती हॉटपॉट की खुशबू ही उसे महसूस हो रही थी। एक ब्रेड का टुकड़ा उसे पेट भरने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने अंदर से अपनी पत्नी की तीखी चीखें सुनी। वांग शेंग का चेहरा तुरंत बदल गया।
वो दरवाज़ा खटखटाना चाहता था, लेकिन लिनडोंग के मजबूत शरीर और भविष्य में ब्रेड न मिलने की संभावना को सोचकर उसने अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। लिनडोंग, ऐसा मत करो। मैं कोई मौका ढूंढूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वांग शेंग ने गुस्से से अपना चेहरा बिगाड़ते हुए कहा। 1 घंटे बाद लिनडोंग ने बाथरूम में गर्म पानी तैयार किया और शेन वान्यू को नहाने दिया। वो सिगरेट पीते और आहें भरते हुए सोफे पर लौट आया। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, उसने सोचा। कोई हैरानी नहीं कि उसे डांसिंग लौहुआ कहा जाता है। शेन वान्यू मुझे एक शब्द देती है, स्मूथ। उसका कोई ढीला ढाला शरीर नहीं है और उसकी आवाज़ सुंदर और ज़बरदस्त एनर्जेटिक है। इसके अलावा सिस्टम से उसे जो ताकत मिली है, उसने उसके शरीर को हर तरह से मजबूत बना दिया है। सच में उसे हर तरह से मजबूत बना दिया है। शेन वान्युए के नहाने के बाद उसने बाकी खाना खाया, यहाँ तक कि ज़्यादातर हॉट पॉट ब्रोथ भी पी लिया, जिसे वो खाने लायक नहीं समझती थी, और आखिर में उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ। खाने के बाद शेन वान्युए को बहुत अच्छा लगा। धुआं लगभग छट गया था और नौकरानी के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए उसने घर को साफ करना शुरू कर दिया। सब कुछ साफ होने के बाद वो सोफे पर लेट गई और सो गई। उसे समझ आ गया था, लिनडोंग के घर पर खाना था और भीड़ थी। वाह, ये तो लगभग जन्नत जैसा था। जहाँ तक इज्जत और पवित्रता की बात है, वे अच्छे खाने के सामने कुछ भी नहीं थी। जिंदा रहना ही एकमात्र चीज़ थी जो उसे हैरान कर रही थी। उसे लिनडोंग का खाना नहीं मिला। किचन और फ्रिज खाली थे। शायद वह बेडरूम में था, लेकिन उसने लिनडोंग के बेडरूम में जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वहाँ बहुत आराम था। 26 डिग्री का टेम्परेचर सच में स्वर्ग जैसा था। वहाँ बैठकर मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेडरूम में लौटने के बाद लिनडोंग ने एक सिंपल जिपर मैकेनिज्म बनाया और गोल्डन डेजर्ट ईगल का मुंह दरवाजे की तरफ कर दिया। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता, ट्रिगर खींचने का मतलब था कि जो भी अंदर आएगा उसकी मौत पक्की है। आधी रात को रिवॉर्ड फिर से बांटे जाते हैं, जिसमें ये ऑप्शन होते हैं: 1. न्यूक्लियर पावर्ड जनरेटर, वायरलेस एनर्जी। 2. कॉम्बैट मेड फंक्शन एक्टिवेट। 3. आरपीजी रॉकेट लॉन्चर जिसमें 1000 रॉकेट लगे हैं। 4. मोज़ों का एक जोड़ा जिससे कभी बदबू नहीं आएगी। लिनडोंग सिस्टम पैनल को हैरानी से देखते हुए उछल पड़ा। धत तेरी की, एक कॉम्बैट मेड, ये क्या है? बिना सोचे समझे लिनडोंग ने ऑप्शन 2 चुना। हालांकि उसे रॉकेट भी चाहिए थे, लेकिन अभी के हालात में एक पिस्तौल ही काफ़ी थी। रॉकेट मच्छर मारने के लिए तोप इस्तेमाल करने जैसा था। जब वे बाद में दिखेंगे तो वो उन्हें चुनेगा। अपनी पसंद बताने के बाद सिस्टम पैनल अचानक रोशनी से चमक उठा और फिर एक नई ब्रांच दिखाई दी, रात। उस पर क्लिक करने पर शेन वान्यू की जानकारी साफ साफ लिस्ट में थी। मेड 1, शेन वान्यू, 3.34236, सिस्टम रेटिंग 82, अभी की ताकत लेवल 1, मेड का आउटफिट लेवल 5। लिनडोंग ने गहरी सोच में डूबकर अपनी ठुड्डी सहलाई। बाकी सब कुछ समझना आसान था, लेकिन ये मेड का आउटफिट क्या था? ये पक्का वैसा नहीं था जैसा उसने खुद बनवाया था। ये कोई सिस्टम आइटम होगा। सिस्टम इंटरफेस के ऊपर एक छोटा स्विच आइकन दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, होस्ट कंट्रोल कर सकता है कि मेड को फायदा होगा या नहीं। बेशक वो इसे बंद रखेगा। वो पिता जैसा नहीं बनना चाहता था। दूसरे शब्दों में, वो भविष्य में जो चाहे करने से नहीं डरेगा। लिनडोंग इस छोटे से फीचर से काफी खुश था। अभी शेन वान्यू का स्ट्रेंथ लेवल एक आम इंसान के लेवल 1 पर था, लेकिन जिस तरह से वो बेहतर हुई, वो लिनडोंग के सिस्टम रिवॉर्ड्स पर खुद के भरोसे से अलग था। रिवॉर्ड होने के बजाय लिनडोंग नौकरानी की स्किल्स को कंट्रोल और अपग्रेड करता है। असल में प्रिंस की क्यू स्किल। इससे नौकरानी का एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक बार जब उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो लेवल अप करती है। क्यों रुकना? नौकरानी आराम से लेटे लेटे लेवल अप कर सकती है। मुझे अभी भी सिस्टम के रैंडम रिवॉर्ड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। लिनडोंग कोसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन सिस्टम ने सोच समझकर एक गारंटी दी। नौकरानी का लेवल कैप होस्ट के लेवल कैप पर निर्भर करता है, जो लिनडोंग के लेवल का सिर्फ आधा है। इसका मतलब है कि लिनडोंग, जो अभी लेवल 6 पर है, कड़ी मेहनत से शेन वान्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 3 तक ही बढ़ा सकता है। बस यही सही है। तभी लिनडोंग को नींद आने लगी। उस रात वांग सेंग करवटें बदलता रहा। उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी चीखें उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह गूंज रहा था, जो कभी खत्म नहीं होता था।
वो मामले को और बढ़ाना चाहता था लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिर उसी ने अपनी पत्नी को लिनडोंग की तरफ धकेला था। सुबह 8 बजे आंखों के नीचे काले घेरे लिए वैंग शेंग ने लिनडोंग का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और लिनडोंग ने शरारती मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला। लिनडोंग, मैं पूछना चाहता था कि श्याओयू कैसी है? वो कल पूरी रात यहीं रुकी थी, क्या उसे वापस नहीं जाना चाहिए? वैंग शेंग ने कहा, लिनडोंग के पीछे देखते हुए और अपनी पत्नी को लिविंग रूम में देखा, जो पहले से ही डाउन जैकेट पहने हुए थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके दिल में जलन और गुस्सा फूटने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। लिनडोंग ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। ओह, मेरा सिर देखो, मैं ये सब पूरी तरह से भूल गया था। कल रात और आज सुबह भाभी ने बहुत मदद की, मेरे घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की, मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो शेनवान्युए की तरफ मुड़ा। भाभी, आप पूरी रात काम करके थक गई होंगी, आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। शेनवान्युए ने लिनडोंग की बातों का गहरा मतलब सुना और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। अपने पति से नज़रें मिलाने से थोड़ा डरते हुए उसने कहा, नहीं, मुझे अभी किचन और बाथरूम साफ करने हैं, मैं आज वापस नहीं जाऊंगी। पति, बाहर ठंड है, आपको जल्दी घर जाना चाहिए। लिनडोंग मुस्कुराया, ये नौकरानी काफ़ी समझदार है ना? वैंग शेंग को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या मतलब है। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी, वो गुस्से से फटने ही वाला था। उसकी आंखें अपनी पत्नी को घूर रही थीं। वो फटना चाहता था, लेकिन अगले ही पल लिनडोंग ने ब्रेड का एक टुकड़ा और मिनरल वाटर की एक बोतल बाहर फेंक दी। अगर ये आज का खाना था तो उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। वो झुका और हाथ रगड़ते हुए कहा, थैंक यू, थैंक यू। तो श्यायू, आप अपना काम जारी रख सकती हैं, मैं आपको अब और परेशान नहीं करूँगा। इस समय वैंग शेंग की नज़रें सिर्फ खाने और पानी पर थीं। दरवाज़ा बंद करके शेनवान्युए ने जल्दी से अपनी नौकरानी के नियमों का पालन किया और घुटनों के बल बैठ गईं। देखा, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए यहाँ बिल्कुल नहीं आया था, उसे सिर्फ खाना चाहिए था। लिनडोंग मुस्कुराया। शेनवान्युए ने अपना सिर और नीचे कर लिया। उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। ऐसा लग रहा था कि उसे धीरे धीरे लिनडोंग के साथ रहने की आदत हो रही थी। घर वापस आकर वांग शेंग ने एक कर्कश आह के साथ अपनी रोटी खाई। उसकी आंखों में बुराई भरी हुई थी। वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता था। उसके पहले के व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि उस सुबह लिनडोंग ने फिर से उसका फायदा उठाया था। इससे उसे गुस्सा आ गया। अरे कुतिया, बस एक रात और तुम पूरी तरह से दब गई। मुझे यकीन है कि तुम कुछ समय से लिनडोंग के घर जाना चाहती थी। धत तेरी की, ये ऐसे नहीं चल सकता। हमेशा लिनडोंग के कंट्रोल में रहना। मुझे उसका सारा खाना पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये सोचकर वांग शेंग चुपचाप चला गया। बिल्डिंग 5 के सेफ्टी पैसेज में बिल्डिंग के कई बचे हुए लोग आ गए थे। वांग शेंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। पूरी बिल्डिंग में 100 से भी कम लोग जिंदा थे। बाकी लगभग सभी लोग ठंड से या भूख से मर गए थे। अब किसी की अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में जाने की हिम्मत नहीं थी। उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसका सुझाव था कि बचे हुए परिवार एक अलायंस बनाएं, रिसोर्स और फायदे शेयर करें। चलो साथ मिलकर जिंदा रहते हैं और इस मुश्किल से मिलकर निपटते हैं। किसी ने भौहें चढ़ाकर कहा, सिर्फ बातें मत करो, सब भूखे मर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ रिसोर्स कैसे शेयर कर सकते हैं? वांग शेंग के पास पहले से ही एक ड्राफ्ट था। मुझे लगता है कि सबसे पहले हम में से हर कोई एक काबिल जवान आदमी को गार्ड टीम बनाने के लिए जोड़ेगा। पहली मंजिल पर अपार्टमेंट 101 से शुरू करके हम दरवाजे तोड़ेंगे और सप्लाई ढूंढेंगे। हम बिना किसी जिंदा बचे किसी भी घर से सारा सप्लाई ले लेंगे। लियांग मैंग ने लोगों को मारने की हिम्मत की, इसलिए हम बस बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आखिर उन्हें रोकने के लिए सिर्फ गैरेज के सिक्योरिटी दरवाजे पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। इसलिए हमारी सप्लाई इकट्ठा करने वाली टीम को मिलकर काम करना होगा। अगर हम लियांग मैंग से भी मिलते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वे सिर्फ 3 हैं और हमारे पास 10 से ज़्यादा हैं। क्या हम उससे डरते हैं? ये सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। कल लियांग मैंग की हत्या से सब डर गए थे, लेकिन वे भूल गए थे कि वे सिर्फ 3 थे। जब तक वे एक साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एक और व्यक्ति ने पूछा, इकट्ठा किया गया सप्लाई कैसे बांटी जाएगी? जो लोग गार्ड टीम में शामिल होंगे उन्हें सप्लाई बराबर बांटी जाएगी।